साल था 1973 का। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ आर.एन. काओ अपने ऑफिस में बैठे हुए रोजाना की तरह अपना जरूरी कामकाज देख रहे होते हैं कि अचानक से उनका फोन बजता है। वो फोन उठाते हैं। फोन करने वाला शख्स और कोई नहीं, रॉ का ही डिप्यूटी चीफ और उनके नीचे काम करने वाला पीएन बैनर्जी थे। फोन कॉल मात्र 2 मिनट चलती है। इस 2 मिनट की फोन कॉल को रखने के बाद आर.एन. काओ इस कदर घबरा जाते हैं कि वह तुरंत बिना कोई पल गंवाए सीधे प्रधानमंत्री के निवास स्थान 1 सफदरजंग रोड जाते हैं। यह मैसेज सुनने के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी इतना चिंतित हो जाती हैं कि वे भी बिना कोई समय गंवाए रॉ के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक अपने यहां तुरंत कॉल करते हैं। एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग कई घंटे चलती है। ऐसा क्या था इस फोन कॉल के? इस फोन कॉल में जानकारी थी कलकत्ता के अमेरिकी काउंसुलेट के एक कर्मचारी की सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जाकर के वहां के राजा चोग्याल से मिलने की। इस खबर में ऐसा क्या था कि आर.एन. काओ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नींद उड़ा दी और इतनी बड़ी बैठकों का दौर चल गया। इस आपात बैठक को क्यों बुलाया गया, इसके क्या परिणाम थे? ऐसा क्या था इस खबर में कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रॉ के चीफ आर.एन. काओ की नींद उड़ जाती है और वो बैठकों का दौर लेकर के शुरू कर देती है। ये कहानी शुरू होती है भारत की आजादी से, सन 1947 से, जब भारत में प्रिंसली स्टेट्स का विलय चल रहा था। प्रिंसली स्टेट्स का विलय जो कि सरदार पटेल ने शुरू करवाया। 1947 तक सिक्किम में वहां पर एक राजशाही थी और राजा था उसका चोग्याल वंश का यहां पे शासन था। ये तकरीबन 320 साल से वहां पर शासन में थे। सरदार पटेल चाहते थे कि बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह ही सिक्किम को भी भारत में मर्ज कर दिया जाए, परंतु प्रधानमंत्री नेहरू इसके लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री नेहरू का यह कहना था कि यदि यहां पे कोई बलपूर्वक कार्य किया गया या जबरदस्ती इसको इंडिया में इंटीग्रेट किया गया तो इससे चीन को एक मौका मिल जाएगा तिब्बत को एनेक्स करने का, और ये एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा विद फोर्स। और प्रधानमंत्री नेहरू इसके लिए तैयार नहीं थे और ये मुद्दा वहीं का वहीं ऐसे ही छूट गया। 1950 में भारत सरकार और सिक्किम की सरकार के बीच एक एग्रीमेंट जरूर साइन होता है जिससे कि सिक्किम भारत की एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया। अब इस स्टेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर चली आती है और कुछ अहम मंत्रालय अब भारत की सरकार देखेगी। इन अहम मंत्रालय में डिफेंस, यहाँ का कम्युनिकेशन, यहाँ का फॉरेन अफेयर्स, टेलीकॉम सेक्टर, ये सारा का सारा काम भारत सरकार के अधीन थे। बाकी सारे के सारे जो विभाग थे वो चोग्याल वंश के पास ही थे। ये अरेंजमेंट जो 1950 में साइन हुआ, ये 1964 में नेहरू जी की मृत्यु तक चलता है। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात चोग्याल राजा अपने लिए और अधिक स्वायत्तता मांगना शुरू कर देता है और इसी क्रम में 1966 में नई दिल्ली आते हैं और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलते हैं और अपनी मांग को दोहराते हैं कि अब उन्हें प्रोटेक्टरेट का दर्जा नहीं चाहिए, अब उन्हें एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा चाहिए, जैसे कि भूटान है। प्रोटेक्टरेट आप रखिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक इंडिपेंडेंस दे दीजिए। इंदिरा गांधी को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इसका फुल इंडिया में मर्जर हो, लेकिन इंदिरा गांधी, कुछ समय ऐसा था उस दौरान कि इंदिरा गांधी पर्सनल फ्रंट्स पर और ऑफिशियल फ्रंट्स पर काफी समस्याओं से जूझ रही थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक फूट होने वाली थी इंडिकेट सिंडिकेट का, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा जी को अपना स्थिति मजबूत करनी पड़ रही थी। इधर पाकिस्तान का युद्ध भी हो चला था 1971 में, तो स्थिति ऐसी नहीं थी कि इंदिरा गांधी एक और मुसीबत अपने सर लें या उसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाएं, तो इंदिरा जी ने उसको ठंडे बस्ते में रखा। लेकिन 1970 में भारत सरकार ने एक पेशकश जरूर कर दी थी चोग्याल के लिए कि एक परमानेंट एसोसिएशन का स्टेटस ले लें। इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक भी हुई भारत में, जिसपे कि आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ भी इसमें मौजूद थे।
सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खुले तौर पर बता दिया कि आपने सिक्किम का जो करना है वो करिए, लेकिन आर्मी के डिप्लॉयमेंट में वहां जरूर चाहूंगा। ये भारत के सामरिक हितों को भी देखते हुए है, क्योंकि एक तरफ चीन है, भूटान, नेपाल, ये एक ऐसी जगह भौगोलिक तौर पर स्थित था कि यहां से बैठ के बहुत अच्छी तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। सैम मानेकशॉ की इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने ट्रूप्स को वहां डिप्लॉय करने की बात को एग्री किया। इसके बाद 1971 में भारत पाक का युद्ध हो जाता है, सिक्किम का मसला कहीं गुमनामियों में चला जाता है। लेकिन जैसे ही 1971 की लड़ाई खत्म होती है और साल 1972 का शुरुआत में इंदिरा गांधी की नजर अब सिक्किम पर जाती है। वो रॉ के चीफ आरएन काओ को अपने कार्यालय में बुलाती हैं। अपने ऑफिस में बुलाने के बाद वो उनसे पूछती हैं कि व्हाट कैन यू डू अबाउट सिक्किम, आप सिक्किम के लिए क्या कर सकते हैं। और उनसे ये कहती हैं कि आप जाइए, इस पर कुछ आपका एक्शन प्लान है तो मुझे बताइए। रॉ के चीफ आरएन काओ इंदिरा गांधी का इशारा समझ चुके थे। वो तब वहां से चुपचाप प्रस्थान करते हैं, अपने ऑफिस में वापस आते हैं। 4 दिन तक उनका और पीएन बनर्जी की बैठकों का दौर चलता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान लेके वो 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से दोबारा मिलते हैं। इंदिरा को वो पूरा का पूरा प्लान दिखाते हैं। इंदिरा उस प्लान से बेहद खुश होती हैं और उनको तुरंत उसके लिए गो अहेड दे देती है। क्या था ये प्लान? ये प्लान, जिसको कि बाद में कहा गया ऑपरेशन सिक्किम, ये प्लान था सिक्किम का फुल इंडिया में इंटीग्रेशन का। इसके तहत इसमें 2 चरण थे। पहला था वहां की चोग्याल डायनेस्टी को वीक करना, वहां के राजा को वीक करना। दूसरा था वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी, उनको सपोर्ट करना, ताकि जनता में राजा के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हो जाए। रॉ को इस काम के लिए लगा दिया गया। उन दिनों सिक्किम में एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था सिक्किम नेशनल कांग्रेस। काजी लेंडुप दोरजी इसके नेता थे। वो ऑलरेडी एक बहुत लंबे समय से राजशाही के विरोध में वहां जन प्रदर्शन कर रहे थे और जनता को अपने साथ जोड़ रहे थे। रॉ के चीफ आरएन काओ काजी लेंडुप दोरजी से संपर्क साधते हैं और उनको अपना सारा बात बताते हैं। यहां पर अब रॉ का अपना एक्शन प्लान स्टार्ट होने वाला था और इस एक्शन प्लान पर आने के लिए भी अभी आरएन काओ के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज वहां पर यह था कि एक वहां पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा लिया जाए, जिसमें कि काजी लेंडुप दोरजी की सरकार बन जाए। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करा लिया जाए भारत में विलय के लिए। काओ इस बात के इंश्योर करने के लिए एक अपनी कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी में काओ को मिला के 4 लोग थे। काओ स्वयं, उनके डिप्टी पीएन बनर्जी, अजीत सिंह सयाली जो कि रॉ के उस वक्त के ओएसडी थे गैंगटॉक में, और जीबीएस सिद्धू जो कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के हेड बना करके गैंगटॉक गए थे। और इनके जिम्मे, जीबीएस सिद्धू के जिम्मे सारा का सारा इस ऑपरेशन की बागडोर थी। यह ऑपरेशन शुरू होता है 1973 की जनवरी में और इसी दौरान 2 ऑपरेशन एक साथ स्टार्ट किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन जनमत और दूसरा ऑपरेशन ट्वेलाइट। ये दोनों ऑपरेशंस सिक्किम नेशनल कांग्रेस के 2 बड़े बड़े नेता काजी लेंडुप दोरजी और जी के प्रधान के कोडवर्ड थे, जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी इस नाम से उनको बुला रहे थे। फरवरी 1973 में इस ऑपरेशन के स्टार्ट होने के 1 महीने के बाद पीएन बनर्जी और उनकी टीम काजी लेंडुप दोरजी से मिलती है और उनको ये पूरा का पूरा प्लान समझाती है। उनको ये दिखाया जाता है कि किस तरह से भारत में आने के बाद उनका विकास होगा, किस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो वेस्ट बंगाल में चल रही थी वो उनके यहां भी होंगी, गरीबी और पिछड़ापन कम किया जाएगा। 1973 में पीएन बनर्जी को एक खबर मिलती है कि कलकत्ता स्थित
अमेरिकन काउंसुलेट का एक कर्मचारी पीटर बर्ले सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में है और वहां के राजा चोग्याल से मुलाकात कर रहा है। इस खबर को सुनकर पीएन बनर्जी बेहद चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिक्किम यहां स्टार्ट हो चुका था। अब वो इस बात पर उनका सारा का सारा फोकस था कि कहीं चोग्याल को इसका पता तो नहीं चल गया और चोग्याल इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पे उठाएगा, एक रीजनल मुद्दा इंटरनेशनलाइज ना हो जाए। और वो तुरंत एक फोन करते हैं अपने हेड आरएन खाओ। ये वही फोन कॉल था दोस्तों जो हमने अभी अपने इस वीडियो की शुरुआत में। इस मामले में गड़बड़ होने के पूरे चांस थे, बहुत ज्यादा संभावना थी कि यह भी मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो सकता है। अमेरिका की सीआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती थी। मौके की नजाकत को भागते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तुरंत हरकत में आती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसके बाबत इतला दी जाती है और एक लंबी चली मीटिंग के बाद यह डिसाइड होता है कि भारत का ऑपरेशन सिक्किम को अब फुल फोर्स के साथ इंप्लीमेंट कर दिया जाए। इस मामले में अब और देरी या किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। इंदिरा और काओ इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानते थे कि यदि ये मुद्दा शांतिपूर्वक सुलझाना है तो ये कि सिक्किम की जनता को साथ में लेकर के ही किया जा सकता था और इस काम के लिए चोग्याल की बदनामी जरूरी थी। तो दोस्तों रॉ ने वहां पर प्रो डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। वहां पर मूवमेंट्स स्टार्ट हुए जो कि डेमोक्रेसी को फेवर कर रहे थे, चोग्याल को हटाने और वंशवाद की परंपरा से हट करके डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए वहां पर रोजाना धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके थे। चोग्याल को बदनाम करने की पूरी प्लानिंग तैयार थी। इंदिरा का गेम प्लान यह था कि चोग्याल को इस कदर बदनाम किया जाए और हालात बेकाबू हो जाए वहां पर कि चोग्याल को मजबूरी में भारत से मदद मांगनी पड़े और उसके बाद ऑपरेशन सिक्किम अपने फाइनल स्टेजेस पर आ जाए। इस काम के लिए रॉ अपने एजेंट्स को तैयार कर लेती है, फाइनेंसेस का अरेंजमेंट्स हो जाता है और पूरे सिक्किम में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। और ये स्टार्ट करने वाले काजी लल्लुप दोरजी। आए दिन चक्का जाम, धरना प्रदर्शन बंद, ये सब चीजें होने लगती हैं। और इधर जनता में अपने लिए एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए भारतीय सेना जगह जगह फ्लैग मार्च भी करने लगती है, जिससे कि प्रो डेमोक्रेसी के लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, आम जनता को भी मिले। करते करते दोस्तों 4 अप्रैल 1973 का दिन आ जाता है। 4 अप्रैल 1973 को चोग्याल राजा नामग्याल के 50वां जन्मदिन था। इस दिन राजभवन में एक बहुत बड़ा जश्न हो रहा था। राजभवन को चारों तरफ से प्रो डेमोक्रेसी की पब्लिक ने घेर रखा था, धरना प्रदर्शन चल रहे थे। राजा चोग्याल के बेटे तेंजिंग राजभवन की तरफ अपनी कार से आ रहे थे। जनता ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। मौके को, स्थिति को खराब पाते हुए तेंजिंग के बॉडीगार्ड्स हवा में फायरिंग स्टार्ट करते हैं और इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो जाती है। काजी लल्लुप दोरजी इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देती हैं और सिक्किम में चक्का जाम की ऐलान कर देते हैं और सब तरफ काम ठप हो जाता है। कई दिन तक पूरे सिक्किम में लूटपाट की वारदातें चलती रहती हैं। सिचुएशन, हालात बेकाबू हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है और अंत में वही हुआ जो इंदिरा गांधी और आरएन काओ चाहते थे। चोग्याल को स्वयं झुक करके इंदिरा गांधी के पास आना पड़ता है और वो उनसे कहते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए, हमारी मदद करिए। यही चीज भारत चाहता था। 8 अप्रैल 1973 इस घटना के 4 दिन बाद एक रिटन में एग्रीमेंट हो जाता है भारत
सरकार और सिक्किम की सरकार के बीच कि अब सिक्किम का एडमिनिस्ट्रेशन, जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भारत सरकार देखेगी। चोग्याल के पास केवल उसका राजभवन और उसकी सिक्योरिटी रहेगी। ये अब ऑपरेशन सिक्किम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। रॉ के चीफ आरएन काओ को यह समझ में आ चुका था कि जीत हो गई है, लेकिन अभी भी मामले में थोड़े से पेच अटके हुए थे। इंदिरा गांधी आरएन काओ को दोबारा अपने कार्यालय बुलाती हैं और आकर के उनको बहुत क्लियर शब्दों में कह देती है कि मुझे फुल इंटीग्रेशन चाहिए, मुझे राजभवन भी चाहिए और वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बाहर भी चाहिए। इतना सब कुछ देख आरएन काओ दोबारा पीएन बनर्जी के साथ एक मीटिंग का दौर शुरू करते हैं और अब इस मुद्दे पे कैसे आगे बढ़ना है उस पर रणनीति बनाते हैं। एक नई रणनीति तैयार की जाती है और इसके तहत अब वहां पर भारत के शहर दार्जिलिंग से उनका कंपैरिजन किया जाएगा, उससे तुलना की जाएगी। जनता में यह दिखाया जाएगा कि फुल इंटीग्रेशन हुए बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब तक आप फुल इंटीग्रेशन नहीं होंगे और आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में बैठ के आपकी आवाजें नहीं उठाएगा, तब तक आपका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। रॉ इन दो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती है। इस काम के लिए फिर दोबारा सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टीज का मदद लिया जाता है। वो ये दिखाना शुरू कर देते हैं वहां पर कि किस तरह से दार्जिलिंग का विकास दिन रात हुआ। दार्जिलिंग कहां था लेकिन कहां से कहां पहुंच गया और हम वहीं के वहीं रह गए इस चोग्याल वंश। जनता भी अब इस बात को समझने लगी थी कि जब सब कुछ भारत के पास में है तो क्यों ना उसको फुल इंटीग्रेशन ही कर लें, क्योंकि चोग्याल तो अब एक नॉमिनल हेड बन के रह गए थे। आरएन काओ के पास अभी समस्या यह थी कि यदि यहां पर इलेक्शन होता है और काजी लेंडुप दोरजी और प्रो डेमोक्रेसी के जो लोग थे जो भारत में विलय चाह रहे थे, उनकी मेजॉरिटी नहीं आती, तो उस केस में यह सारा मामला फिर दोबारा खटाई में पड़ सकता। आरएन काओ और बनर्जी इस पूरे के पूरे मुद्दे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और पूरे जनता में यह प्रचारित कर दिया जाता है कि यदि काजी लेंडुप दोरजी और उसकी ये समर्थक पार्टियां सरकार बना लेती हैं और एक मैसिव मेजॉरिटी के साथ आती हैं, तो उनका उद्धार अब दूर नहीं। अब वहां पर एक इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शंस 1974 में वहां पे सिक्किम में लोकल इलेक्शंस होते हैं और काजी लेंडुप दोरजी की सरकार फुल मेजॉरिटी के साथ आती है, कंप्लीट लैंड स्वीप करती हुई आती है। आरएन काओ का काम अब आसान हो चुका था, लेकिन साइमल्टेनियसली इसी समय चोग्याल भी अब इस आने वाले खतरे को भांप चुका था। चोग्याल को अब यह पता था कि सब कुछ चीजें लुट जाने के बाद अब उनका राजभवन भी जाने वाला है। इस स्टेज पर आते ही चोग्याल अंतरराष्ट्रीय मदद मांगना शुरू कर देते हैं और इस मुद्दे को अलग अलग जगहों पर उठाना शुरू कर देते हैं। उनके इस हरकत से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चिंतित हो जाती हैं कि हाथ में आई हुई बाजी कहीं वापस न निकल जाए। तो दोस्तों, आरएन काओ को कहा जाता है कि अब इस ऑपरेशन को निर्णायक चरण पे फाइनल स्टेजेस में लाएं और जल्दी से जल्दी खत्म करें। इधर मैसिव मैंडेट काजी लेंडुप की पार्टी को पहले ही मिल चुका था। काजी लेंडुप दोरजी वहां के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे और यहां पर रॉ अपना इस मुद्दे का फाइनल ऑपरेशन का जो फाइनल चैप्टर था वो स्टार्ट कर देती और यहां पर रॉ अपना फाइनल गेम प्लान स्टार्ट कर देती है। काजी लेंडुप दोरजी असेंबली में एक गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट लेके आते हैं। इस गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट के अनुसार सिक्किम एक एसोसिएट मेंबर बन जाता है भारत का। एसोसिएट मेंबर बनने के बाद वहां पर एक ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है कि अब वहां पे एक रेफरेंडम भी कराया जाएगा, जनता से पूछा जाएगा कि वो फुल मेंबर बनना चाहते हैं या एसोसिएट मेंबर बनके ही तैयार है। जनता का रेफरेंडम भारत के विलय के पक्ष में आता है। 97% वोट्स उधर साथ होती है। एक अड़चन और खत्म हो जाती है। अब सिर्फ आखिरी में एक अड़चन बची हुई थी कि राजभवन को खाली करवाया जाए और चोग्याल को निर्वासित जीवन के लिए तैयार किया जाए।
काजी लैंडोक दोरजी इसके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हैं 8 अप्रैल 1975 को। उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि राजभवन को खाली करवाया जाए। उनका ये पत्र औपचारिक तौर पर मिलने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आर्मी को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। भारतीय आर्मी राजभवन की तरफ कूच करती है। राजभवन पहुंचने के बाद चारों तरफ से राजभवन को घेर लिया जाता है। चोग्याल की सेना थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर दिखाती है, कुछ राउंड्स गोलियां जरूर चलती हैं, लेकिन चोग्याल को इस बात का पता चल चुका था कि अब वहां पर उनके बचने की कोई संभावना नहीं है यदि फाइटिंग होगी। चोग्याल फायरिंग को रुकवाते हैं। चोग्याल की आर्मी सरेंडर कर देती है और मात्र 20 मिनट के अंदर भारतीय सेना का कब्जा राजभवन पर हो जाता है। ऑपरेशन सिक्किम इसी के साथ खत्म हो जाता है। हाँ, चोग्याल के सरेंडर करते के साथ ही राजभवन भारतीय सेना के कब्जे में आ जाता है और ऑपरेशन सिक्किम पूरा हो जाता है। चोग्याल की 333 साल चली राजशाही का अंत हो जाता है। 16 मई 1975 ये वो दिन जिस दिन सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बनके एक अभिन्न अंग बन जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में सिक्किम के विलय की, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आरएन काओ और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बहुत बड़ा योगदान था। यही कहा जाए कि ये मर्जर केवल और केवल रॉ के बदौलत ही हो पाया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप अपनी महत्वपूर्ण राय और अपने सजेशंस मुझे दे रहे हैं, मैं उनको अपने साथ लेके चल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। नमस्कार दोस्तों।